हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने कॉम्पिटिटिव के जीएस पेपर में आपका एक पेपर साइंस पेपर का होता है, उसमें मैं आज आप लोगों के सामने फिजिक्स में एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं। उस टॉपिक का नाम है डेंसिटी अर्थात घनत्व। तो हम लोग जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में घनत्व से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बहुत सारे फार्मूला वगैरह पढ़ना है। तो आज मैं आप लोगों के सामने इस टॉपिक को अच्छे ढंग से कवर करेंगे और कुछ इसमें आपको पॉइंट्स मिलेगा जिसका नोट करना पड़ेगा आपको कॉपी में, और आप एक फेयर के तौर पर इसको उतार भी सकते हैं और अच्छे ढंग से इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे साइंस पेपर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नॉमेरिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोग को नॉमेरिकल भी कवर करूँगा। इससे पहले मैं एक टॉपिक कवर किए हैं वर्क पावर एनर्जी का, जिसमें बहुत सारे बेसिक चीज़ बताए हैं और उसमें चैप्टर वाइज आपका नॉमेरिकल कंप्लीट किए हैं। अगर वैसे स्टूडेंट्स जो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखने का प्रयास कीजिएगा। आज का जो पहला टॉपिक आपका है घनत्व का न्यू टॉपिक है। पहला आपका पढ़ना है पदार्थ के बारे में कि पदार्थ होता क्या है, यानी द्रव्य क्या है। ठीक है, तो कहता है, ध्यान से देखिएगा, वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है एवं जिसका हम अनुभव अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं या द्रव्य कहते हैं। यानी वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है या जिसको अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, जैसे द्रव्य कहलाता है। जैसे लोहा, लकड़ी, हवा, दूध, पानी इत्यादि। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, बहुत पदार्थ हैं जिसको हम अपने अनुभव कर सकते हैं या छू सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। नहीं कहने का मतलब स्थान भी घेरती है। कहता है द्रव्य के मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, लेकिन आगे भी अवस्थाएं आपको मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से आपका 3 अवस्थाएं होती है। पहला जो आपका अवस्था होता है ठोस होता है सॉलिड, दूसरा आपका द्रव्य होता है लिक्विड, और तीसरा आपका होता है गैस। तो मैं आप लोग को ना बेसिक साइंस का नॉलेज दे रहा हूँ, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो कहता है इसके अलावे पदार्थ की 2 अवस्थाएं और होती है, 2 अवस्थाएं और होती है। जैसे पहला अवस्था आपका है प्लाज्मा और दूसरा जो आपका अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 2 अवस्थाएं के बारे में और पढ़ना है। तो प्लाज्मा अवस्था क्या होता है, तो कहता है यह पदार्थ की चौथी अवस्थाएं होती है। कौन सी अवस्थाएं होती है? पदार्थ की चौथी अवस्थाएं होती है। और प्लाज्मा अवस्था का तापमान लगभग 20,000 डिग्री सी होता है। प्लाज्मा अवस्था का जो टेम्परेचर होता है 20,000 डिग्री सी होता है। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था एक आयनित अवस्था होता है। आयनित के मतलब आप समझ रहे होंगे, प्लस माइनस का जिसमें गुण हो। इलेक्ट्रॉनविटी जो तत्व होता है, जैसे आयन, धन आयन, ऋण आयन, उसी प्रकार से प्लाज्मा अवस्था एक आयनित अवस्था होती है। नाभिकीय रिएक्टर, तारों के वायुमंडल में ये प्लाज्मा पाए जाते हैं। कहता है कि सूर्य और तारों की ऊष्मा यानी ऊर्जा, चमक प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होता है। सूर्य और तारे की जो चमक होती है प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। चौथा या 5वां जो आपका अवस्था दिया गया है वो आपका बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट योजना। कहता है कि यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है। कौन सी अवस्था है? 5वीं अवस्था है। ठीक, इसको आप नोट कर सकते हैं। 1920 ईस्वी में सत्येंद्र नाथ बोस ने 5वीं अवस्था की भविष्यवाणी की थी। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट और था, अगर नहीं लिखे गए हैं तो उसको नोट कर सकते हैं। कहता है कि यह अवस्था को प्राप्त करने के लिए सन 2001 को कार्नेल लीमैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये 2001 में, यानी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट योजना के तहत 2001 में ईस्वी में उस कार्नेल लीमैन को मतलब नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब आता है इसका सामान्य प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज, यानी सामान्य गुण क्या होता है पदार्थ का। तो पदार्थ के सामान्य गुण में जो आपका पहला लिखा गया है प्रेशर अर्थात दाब। दाब इस प्रकार से, किस प्रकार से पदार्थ दाब पर किस प्रकार से निर्भर करता है। तो कहता है कि यह किसी सतह पर उसके लंबवत कोई बल लग रहा हो। जैसे मान लिया जाए कि आपका ये सतह है, इस सतह पर अगर कोई लंबवत बल लगा रहा है, इस प्रकार से लंबवत बल लगाएगा, तो हम कह सकते हैं कि दाब लगा रहा है। दाब यही होता है, यानी किसी वस्तु पर लंबवत कार्य करना, आपका बल लगाना आपका दाब कहलाता है। वही कह रहा है कि यदि किसी सतह पर उसके लंबवत कोई बल लग रहा होता है तो कहा जाता है कि दाब लग रहा है।
या पृष्ठ या सतह पर लगने वाला दाब उस पर आरोपित बल तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात आपका दाब कहलाता है। अर्थात दाब बराबर एक फार्मूला होता है, आप माइंड में रखिएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछ सकते हैं। दाब बराबर जो आपका होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल बट्टा पृष्ठ का बल बट्टा क्षेत्रफल, पृष्ठ के सतह का क्षेत्रफल, यानी दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल। आप इस पॉइंट को रख सकते हैं नोट करके। दाब बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है बल बट्टा क्षेत्रफल, यानी फोर्स पर एरिया, याद रखिएगा। यानी P बराबर डेंसिटी, P बराबर F बट्टा A। ठीक है, इस पॉइंट को आप रखिएगा क्योंकि यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है। और जो फार्मूला आप लोग को बेसिक चीज़ें बताते हैं आप एक कॉपी पर नोट किया कीजिए, ताकि उससे क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से आपका कुछ पॉइंट्स निकलता है जो ऑब्जेक्टिव लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इसका एसआई मात्रक निकलता है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट्स निकलता है। तो जैसे ही हम बल पढ़ते हैं तो बल का एसआई मात्रक जो आपका होता है से न्यूटन होता है, और बल का होता है, बल का न्यूटन हो जाता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर याद रखना है। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 न्यूटन और प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल होता है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा आप। पास्कल जो होता है दाब का एसआई मात्रक होता है। तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल होता है। तो पास्कल जो आपका हो गया दाब का एसआई मात्रक हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका सीजीएस मात्रक भी पूछ सकता है, ये सब पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं। सीजीएस यूनिट्स इसका जो होता है, न्यूटन जो आपका हो गया बल का एसआई मात्रक, तो बल का सीजीएस मात्रक आप जानते होंगे कि डाइन होता है, और बट्टा मीटर का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 इसका सीजीएस मात्रक बराबर होता है आपका डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या इसका 1 बार भी बोला जाता है। कहीं कहीं देखते होंगे कि दाब का एसआई मात्रक बार, सीजीएस मात्रक बार भी लिखा हुआ रहता है। तो बार और दाब में आपका संबंध भी होता है, कहता है कि 1 बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ और है इसमें कि दाब जो आपका होता है अदिश राशि होता है, इस पॉइंट को अभी नोट कर सकते हैं। दाब जो होता है आपका अदिश राशि होता है, क्योंकि सदिश से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो माइंड में बैठा सकते हैं कि दाब आपका कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ऑब्जेक्टिव में कहाँ से क्वेश्चन अगर पूछता है आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप बेसिक नॉलेज को रखते होंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव निकालने में आसान रहता है। जब भी अगर आप जीएस पेपर में ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं तो आप उसको सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए प्रयास कीजिए, और हमेशा एनसीईआरटी बुक को गहन अध्ययन कीजिए, ताकि उससे बहुत सारे नॉलेज आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से आपका फेयर के टाइप पे लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या इसको फिगर भी मतलब कॉपी में भी कर सकते हैं। कुछ और पॉइंट्स है, देखिए पॉइंट्स किस प्रकार से है। कुछ पॉइंट्स और है, इस पॉइंट्स को आप देख सकते हैं। कहता है कि बार या मिली बार, तो ऋतु विज्ञान में वायुमंडलीय दाब को प्रायः बार अथवा मिली बार में प्रदर्शित किया जाता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वायुमंडलीय दाब किस में मापा जाता है, तो बार या मिली बार में मापा जाता है। तो यहाँ कुछ संबंध स्थापित किया गया है। 1 बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या 10 के पावर 5 पास्कल। 1 मिली बार बराबर 10 के पावर 2 न्यूटन या प्रति मीटर स्क्वायर या 10 के पावर 2 पास्कल। 1 टॉर बराबर 1 मिली बार या 133.8 पास्कल। तो इस प्रकार से इसको आप याद कर सकते हैं। अब जो आपका पॉइंट्स आता है वो आता है द्रव्यों का दाब, यानी आपका दाब जो है अब द्रव्य में किस प्रकार से कार्य करता है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि गहराई बढ़ रहा है तो द्रव्य का दाब क्या होगा, ऊंचाई बढ़ेगा तो द्रव्य का दाब क्या होता है, या अगर किसी पानी को बर्तन में डाल दिया जाता है, भर दिया तो उसका मतलब दाब क्या होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यानी द्रव्य का दाब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखिएगा ध्यान से। इसके यहाँ से एक न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाता है द्रव्य के दाब में। तो आपका हेडिंग जो है वह द्रव्यों का दाब है, द्रव्यों का दाब। तो कहता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यानी द्रव्य में प्रति इकाई
क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। उसके बाद एक फार्मूला बताया गया है, एक सूत्र है, द्रव्य के अंदर किसी भी बिंदु पर द्रव्य का दाब बराबर फार्मूला होता है, अर्थात प्रेशर बराबर H गुने D गुने G। इस फार्मूला को आप माइंड में रखिएगा, P बराबर यानी प्रेशर बराबर H गुने D गुने G। आपका H क्या होता है, तो जहां आप लिख सकते हैं कि H बराबर बताया गया है द्रव्य की सतह से उस बिंदु की गहराई, यानी द्रव्य की सतह से उस बिंदु पर गहराई, यानी द्रव्य की सतह से गहराई डायरेक्ट लिख सकते हैं गहराई। और डी आपका हो जाएगा डेंसिटी, घनत्व, यानी द्रव्य का घनत्व। और जी बराबर आपका जानवे करते हैं गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, जी का वैल्यू आप जानते होंगे 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर किसी वस्तु की गहराई को बढ़ा दिया जाता है तो द्रव्य का दाब किस प्रकार से होगा, तो बढ़ेगा। यहाँ क्योंकि बोला जाता है कि अतः स्पष्ट है कि द्रव्य का दाब जो है द्रव्य की सतह, द्रव्य के घनत्व, सतह की गहराई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ठीक है, अब अगर किसी द्रव्य को दाब बर्तन जिसमें वह रखा जाता है तो उसके आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं नोट में पॉइंट बनाकर कि द्रव्य का जो दाब जो होता है, द्रव्य का जो दाब होता है यह आकार या किसी भी आकृति पर निर्भर नहीं करता है, आकृति पर निर्भर नहीं करता है। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए किसी भी द्रव्य को अगर हम किसी भी आकृति में बर्तन में रखते हैं तो उस बर्तन का आकृति धारण कर लेता है, ना कि उसका दाब होता है। ठीक है, आगे कहता है कि यदि द्रव्य के स्वतंत्र सतह पर लगने वाले बल को वायुमंडलीय दाब को भी सम्मिलित किया जाता है। अगर मान लिया जाए कि अगर इसमें वायुमंडलीय दाब को भी शामिल किया जाता है तो द्रव्यों का दाब बराबर सिर्फ फार्मूला जो आपका होगा वायुमंडलीय दाब गुने P गुने H गुने D गुने G हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि इसमें वायुमंडलीय दाब को भी शामिल किया जा सकता है तो दाब बराबर आपका फार्मूला होगा वायुमंडलीय दाब गुने H गुने D गुने G। ठीक है, तो अब आता है द्रव्य के दाब का कुछ रूल्स होते हैं। देखिए रूल्स क्या कहता है। अगला जो आपका पॉइंट्स है वह इस प्रकार है, कहता है द्रव्य के दाब का कुछ रूल्स होता है, यानी द्रव्य में दाब का कुछ नियम होता है और इस नियम से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। आप जैसे रूल्स को देख सकते हैं, जितना रूल्स में बताए हैं 4 रूल्स, 4 ही रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी रूल्स से एग्जाम में हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिएगा, रूल्स को समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि द्रव्य के भीतर किसी बिंदु पर द्रव्य का दाब द्रव्य के स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई पर निर्भर करता है, अर्थात गहराई बढ़ती है तो द्रव्य का दाब भी बढ़ता है। यानी कहने का मतलब है कि द्रव्य के भीतर किसी भी बिंदु पर द्रव्य का दाब द्रव्य के स्वतंत्र तल से बिंदु के गहराई पर निर्भर करता है। यानी द्रव्य का दाब जो होता है गहराई पर डिपेंड करता है, यानी जैसे जैसे आपका गहराई बढ़ेगा उसी प्रकार से आपका दाब भी बढ़ेगा। तो आप इस प्रकार से समझ सकते होंगे। और एक ऑब्जेक्टिव आपसे और पूछा जाता है, जैसे कहता है कि एक ही गहराई पर द्रव्य का दाब जो होता है चारों ओर समान होता है। यानी एक ही गहराई पर द्रव्य का दाब चारों ओर समान होता है, यानी आप एक ही गहराई पर हैं तो द्रव्य जो आपका दाब जो लगेगा आपको चारों तरफ इक्वल लगता है, एक समान लगता है। ठीक है, आगे कहता है तीसरा पॉइंट, द्रव्य का दाब सिर्फ उसकी ऊर्ध्वाधर गहराई पर निर्भर करता है, ना कि नली के आकार या चौड़ाई पर निर्भर करता है। जैसे मान लिया जाए कि ये आपका एक नली है तो नली का जो आकार है बेलनाकार है या गोलाकार है, किसी भी प्रकार का है, तो उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो आपका ऊर्ध्वाधर सिर्फ गहराई पर डिपेंड करता है। आपको समझ में आ रहा होगा, सिर्फ गहराई पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आगे चौथा जो पॉइंट्स आपका है, समान गहराई पर द्रव्य का दाब द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है,
अर्थात अधिक घनत्व वाले द्रव्य का दाब अधिक होगा, यानी जिस द्रव्य का डेंसिटी जितना अधिक होगा उसका दाब उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये 4 पॉइंट्स आप माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट आपको हमेशा कन्फ्यूजन करेगा और ये पॉइंट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए ये टॉपिक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और एक चीज़ और माइंड में रखते हैं, देखते होंगे अगर मान लीजिए सैनिक लोग को पुल पर चलने के लिए सलाह दिया जाता है तो कुछ दूरी बनाकर सलाह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका जो क्षेत्रफल जो आपका है, अगर क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम लगेगा, और यही क्षेत्रफल अगर कम होता है तो आपका प्रेशर ज़्यादा लगेगा। क्योंकि फार्मूला होता है बल दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या सीखे? बल बट्टा क्षेत्रफल। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए कि अगर क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब आपका कम होगा, और अगर क्षेत्रफल कम होगा तो दाब आपका अधिक होगा। इसलिए कहीं दलदल वाले स्थान पे हमेशा सैनिक लोग को लेटने का सलाह दिया जाता है, ताकि आपका एरिया ज़्यादा मतलब लगेगा तो आपका बल दाब कम लगेगा, ताकि मतलब बचने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो आप ऐसे पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं और इस तरह से आप साइंस को भी पढ़ सकते हैं। और आज के क्लास में मैं इतना ही रख रहा हूँ। अगला क्लास जो आपका चलेगा वह चलेगा पास्कल के कुछ रूल्स पर। ठीक है, थैंक यू।